जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम लोग हिंदी में रासायनिक संयोग का नियम भी कहते हैं। और मेरे मित्र, इस टॉपिक से आपको रेलवे भर्ती परीक्षा में, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपीएन टेक्नीशियन हो, जेई हो या फिर ग्रुप डी हो, इन सभी एग्जाम में आपको क्या देखने को मिलते हैं सर? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से सवाल देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पास इसका एक बेहतर कंसेप्ट है तो इससे पूछे गए क्वेश्चन का आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। कंसेप्ट नहीं है तो मेरे मित्र कहीं ना कहीं उलझन में सवाल गलत होने का चांसेस ज्यादा रहता है। लेकिन आज के इस सेशन से जो इस टॉपिक का पूरा निचोड़ है वो हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोग के नियम। तो सवाल ये है कि गुरुजी, ये रासायनिक संयोग का नियम होता क्या है या किस नियम को हम लोग रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं? तो मेरे मित्र, रासायनिक संयोग के नियम को समझने से पहले आपको सीधे सीधे ये समझना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है, यानी कि जो हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं वो क्या होता है। तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जहां पे हम लोग किसी भी पदार्थ के गुण, संरचना और उसके अवयवी तत्व या आप कह सकते हो संगठन का जो स्टडी करते हैं वो हमारा केमिस्ट्री कहलाता है। मेरे मित्र, केमिस्ट्री में न सिर्फ आप पदार्थों के गुण, संरचना और उसके अवयवी तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, बल्कि आप ये भी पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री में नए पदार्थ का निर्माण भी होता है। दैट्स व्हाई वी कैन ऑल्सो से दैट सर, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ मटेरियल साइंस। मतलब क्या कि सर, केमिस्ट्री में चूंकि नए पदार्थ निर्मित होते हैं और जो नए पदार्थ निर्मित होते हैं वो किसी न किसी अन्य पदार्थ के संयोजन से होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि केमिस्ट्री में पदार्थ के अवस्था में भी परिवर्तन होता है या पदार्थ में बदलाव भी होता है। तो हम लोग केमिस्ट्री को ट्रांसफॉर्मिंग साइंस के रूप में देखते हैं, या हम लोग कहते हैं कि सर, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जहां पे मैटर जो है वो क्या होते हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी कि एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आप कहेंगे कि सर, ये बात तो हम लोगों को पहले से भी मालूम था कि जहां पे भी हम केमिस्ट्री की बात करेंगे हम लोग किसकी चर्चा कर रहे होंगे सर? पदार्थ के गुण, संरचना और संगठन की, साथ ही साथ नए पदार्थ किस तरीके से निर्मित होते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी, इन जनरल हम सबों को मालूम है कि अगर केमिस्ट्री में नए पदार्थ के निर्माण की बात करेंगे तो क्या होगा? आप सभी कहिएगा कि सर, केमिकल रिएक्शन होगा। क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। आप सभी देख पा रहे हैं यहां पे जो अभिक्रिया हो रही है वो किसके बीच हो रही है सर? मीथेन और ऑक्सीजन के बीच हो रही है। और आप सबों को मालूम है कि जब मीथेन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो आप सभी कहते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। मेरे मित्र, ये जो अभिक्रिया हो रही है ये उस नियम का पालन कर रही है, या आप कह सकते हो कि ये वैसे नियम का पालन कर रही है जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। मतलब आप सरल शब्दों में ये कह सकते हो कि सर, नए पदार्थ के निर्माण के लिए केमिकल रिएक्शन होगी और ये जो केमिकल रिएक्शन जिस नियम का पालन करेगी, केमिकल रिएक्शन जिस नियम का पालन करेगी वही नियम क्या कहलाएगा? रासायनिक संयोग का नियम कहलाएगा। तो मेरे मित्र, सीधा सा या सरल शब्दों में आप ये कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जिस नियम का पालन करती है, रासायनिक अभिक्रिया जिस नियम का पालन करती है, आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी, रासायनिक संयोग का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? आप सभी कहेंगे रासायनिक संयोग का नियम कहलाता है। बोले तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है सर? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहलाता है। मेरे मित्र, आप सभी बस यहां पे एक और चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो उस केमिकल रिएक्शन में आपको दो तरह के पदार्थ मिलेंगे। एक तो वो जिसके बीच में अभिक्रिया हो रही होगी और एक वो जो कि आपका उस अभिक्रिया के उपरांत बना होगा। और मेरे भाई, आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया यहां पे CH4 और ऑक्सीजन के बीच हो रही है, इसीलिए इस अभिक्रिया के लिए जो हमारा मीथेन है वो किसका काम करेगा?
आप कहेंगे सर मीथेन और साथ में जो हमारा ऑक्सीजन है अभिकारक बोले तो रिएक्टेंट का काम करेगा, अभिकारक बोले तो रिएक्टेंट का काम करेगा। और मेरे मित्र जो कार्बन डाइऑक्साइड है और साथ ही साथ वाटर है ये किसका काम करेगा, या फिर ये क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी प्रतिफल होगा यानी कि प्रोडक्ट होगा। तो आप ये सिंपल शब्दों में और अच्छे से कह सकते हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारकों के बीच अभिक्रिया होने से प्रतिफल का निर्माण होता है या नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो सर ये प्रक्रिया एक नियम का पालन करती है और यही नियम हमारा क्या कहलाता है, आप कहेंगे रासायनिक संयोग का नियम कहलाता है। तो सरल शब्दों में आप इसको इंग्लिश में भी परिभाषित कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि केमिकल reactions are governed by certain rule, which certain rule is known as laws of chemical reaction, यानी कि रासायनिक संयोग का नियम कहलाता है। आप कहेंगे चलो सर ये हम समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया जिस नियम का पालन करती है या करके होती है वो हमारा रासायनिक संयोग का नियम कहलाता है। तो सर ये रासायनिक संयोग के नियम कितने प्रकार के होते हैं, मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना। अगर हम लोग रासायनिक संयोग के नियम की बात करेंगे, रासायनिक संयोग के नियम की बात करेंगे तो आप सबों को याद रखना होगा, रासायनिक संयोग के नियम की बात करेंगे तो आप सबों को याद रखना होगा कि ये टोटल आपका 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन हम लोग सर आसानी के लिए क्या करते हैं, 3 को पढ़ लेते हैं बाकी को छोड़ देते हैं, जबकि एग्जाम में जिसको छोड़ दिए हैं उससे सवाल पूछा जाता है तो हम लोग मुंह बाप देते हैं। तो मेरे मित्र ऐसा नहीं करना है। क्या कहिएगा कि गुरुजी जो रासायनिक संयोग के नियम होते हैं उसमें पहला कौन सा है, मेरे मित्र पहला है द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। पहला क्या है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। और ध्यान में रखिएगा एक और चीज, साइंस को हमेशा समझने का कोशिश कीजिएगा, साइंस को हमेशा समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप रटने की कोशिश करेंगे मेरे मित्र चीजें आपको लगातार परेशान करेगी या आप यूं मान लो जीवन भर परेशान करेगी। जिस चीज को आप अभी सीखने का कोशिश कर रहे हैं या सीखने जा रहे हैं, अगर आप इसको रट लेंगे तो हम ये गारंटी के साथ कहते हैं महीना 2 महीना 3 महीना के आप 3 महीना के बाद आप भूल जाएंगे। लेकिन मेरे मित्र अगर आप इसको समझ लेंगे, मैं गारंटी के साथ देता हूं कि मरते दम तक ये आपके माइंड से नहीं उतरेगा। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की बात कर लो और कहीं पे भी क्वेश्चन की बात कर लो, क्या कहोगे सर पहला जो रूल होगा वो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहलाएगा। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं या लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन भी कहते हैं। इसको सीधे आप ये लिख लो सर, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। याद रखिएगा अगला कौन सा होता है, तो मेरे मित्र अगला नियम है आपका निश्चित अनुपात का नियम। क्या है, निश्चित अनुपात का नियम। ध्यान में रखिएगा चिल्लासी कि निश्चित अनुपात का नियम अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान दीजिएगा कि लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन के बाद जो आपका अगला लॉ होता है वो क्या होता है सर, गुणित अनुपात का नियम। क्या होता है, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा गुणित अनुपात का नियम है इसके बाद कौन सा नियम होता है, तो आप सबों को ये याद रखना चाहिए कि इसके बाद जो आपका लॉ है वो कौन सा है। तो चौथा नंबर में आप सभी लिख लीजिएगा गैसीय आयतन का नियम, गैसीय आयतन का नियम, गैसीय आयतन का नियम। ध्यान में रखेंगे, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, गैसियस वॉल्यूम लॉज, गैसियस वॉल्यूम लॉज या लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये भी आप कह सकते हैं। और पांचवा मेरे मित्र क्या है, पांचवा है आपका एवोगाड्रो, पांचवा क्या है आपका एवोगाड्रो नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एवोगाड्रोज लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगाड्रोज लॉ कहते हैं। आप कहेंगे कि सर अब हमसे कोई पूछेगा कि रासायनिक संयोग के नियम टोटल कितने हैं, तो हम सभी आसानी से ये कह सकते हैं कि टोटल 5 हैं। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैसीय आयतन का नियम, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम
एवोगाड्रोस नियम, एवोगाड्रोस लॉ, ये सब के सब क्या हैं? आप कहेंगे सर रासायनिक संयोग के नियम है। ये नियम कहां पे अप्लाई होता है? रासायनिक अभिक्रिया में अप्लाई होता है। और रासायनिक अभिक्रिया कोई भी हो सर इसी सभी नियम का पालन करती है, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। आपके मन में आएगा कि गुरुजी यहां पे ये द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है? मेरे मित्र इसके नाम से ही स्पष्ट है, बहुत ज्यादा आपको परिभाषा पे नहीं जाना है। चिल्ला चीजें क्या है सर? बहुत ही आसान है, नाम से ही स्पष्ट है, द्रव्यमान संरक्षण। तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत लिखा हुआ है, मतलब साफ है। यह हमारा ऐसा नियम होगा जिसमें द्रव्यमान क्या हो रहा होगा? संरक्षित हो रहा होगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से पढ़ लेते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे। सर द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है, मतलब अभिकारक और प्रतिफल दोनों का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। या और सरल शब्दों में आप ये कह सकते हो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितना आप अभिकारक डालेंगे उतना ही आपका प्रतिफल बनेगा, जितना अभिकारक डालोगे उतना ही प्रतिफल बनेगा। तो मेरे मित्र आप सभी जहां पे भी द्रव्यमान संरक्षण देखेंगे इसका अर्थ क्या निकालेंगे कि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान संरक्षित होगा। कहां होगा? तो सर रासायनिक संयोग के नियम है, रासायनिक अभिक्रिया में। किसका द्रव्यमान? अभिकारक और प्रतिफल का। तो क्या मेरे मित्र हम लोग इसको सरल शब्दों में ये नहीं कह सकते हैं, हम लोग इसको सरल शब्दों में ये नहीं कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हम लोग एक क्यू लिख दिए तो आप सभी समझ जाएंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ या दिस प्रिंसिपल हम क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल का कुल द्रव्यमान, अभिकारक एवं प्रतिफल का कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। कुल द्रव्यमान क्या रहता है? आप सभी कहेंगे सर संरक्षित रहता है। और मेरे मित्र इसी नियम के अनुसार हम क्या कह सकते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसी नियम के अनुसार हम लोग ये कह सकते हैं कि पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और सर ना ही क्षय होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सर द्रव्यमान, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। क्या कह सकते हैं? चिल्ला आप सभी कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है। मतलब जितना द्रव्यमान हमारा अभिकारक का होगा क्षय नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का क्षय नहीं होता है, मतलब जितना हमारा अभिकारक होगा सर उतना ही प्रतिफल बनेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि सर जितना अभिकारक डालेंगे उतना ही हमारा प्रतिफल बनेगा। आप कहिएगा कैसे? तो मेरे मित्र यहां पे केमिकल रिएक्शन आप सभी देख पा रहे हैं। हमने बोला कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है कि जितना अभिकारक होगा उतना ही प्रतिफल होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं कैसे। तो भाई मेरे आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी यहां पे CH4 की बात की जा रही है, तो कार्बन का एक परमाणु है तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? 12। हाइड्रोजन के 4 है, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 12 4 16। कितना हो जाएगा? 12 4 16। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स का द्रव्यमान कितना होता है? आप कहेंगे ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स में 2 परमाणु चाहिए तो 32 होगा। कितना है सर? 2 मॉलिक्यूल्स। तो मेरे मित्र ये 32 गुना कितना हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर जी 64 हो गया। तो CH4 आपका 16 और ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स का द्रव्यमान कितना हो गया? आप कहेंगे सर 64 हो गया। अब मेरे मित्र अगर आप इसको जोड़ लो तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 6 4 10, 6 4 10 और 6 1 7 1 8, यानी कि अभिकारक टोटल आपका कितना है? 80 ग्राम। अभिकारक टोटल कितना है? 80 ग्राम। अब मेरे मित्र कार्बन डाइऑक्साइड की बात करोगे तो इसमें कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का सर एक अणु है O2 या आप कह सकते हो 2 परमाणु है तो 16 दूना 32। ये कितना हो गया? चिल्ला आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा 44 हो गया। 32 और 12 44। अब यहां पे वाटर का 2 मॉलिक्यूल्स है, जबकि एक मॉलिक्यूल्स वाटर का कितना होता है? आप कहते हैं सर 18 ग्राम। 2 गो है तो सर 2 और 18 ये कितना हो गया? 36। मेरे मित्र 36 और 44 को आप ऐड कर दो, 6 4 10 4 3 7 1 8, यानी कि 36 और 44। इधर भी प्रतिफल आपका कितना है? सर प्रतिफल हमारा 80 ग्राम है। और यही तो हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है। अब ये सिर्फ इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए नहीं है,
हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे वहां पे हमेशा अभिकारक और प्रतिफल का द्रव्यमान क्या होगा सर, इक्वल होगा। और इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सर चूंकि इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल दोनों का द्रव्यमान संरक्षित रहता है, तो हम लोग सरल शब्दों में कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल का कुल द्रव्यमान संरक्षित है। मतलब यह हुआ कि द्रव्यमान का क्षय रासायनिक अभिक्रिया में नहीं होता है और न ही इसका क्या होता है सर, निर्माण होता है। यह चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे, ना तो क्षय होगा ना ही निर्माण होगा। क्या होगा तो आप सभी कहेंगे सर संरक्षित रहेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सर यहां पे क्षय और निर्माण दोनों लिखना होगा, क्योंकि आपसे अगर एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाएगा तो में भी आप भ्रमित हो सकते हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे। अर्थात यहां पे अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, और न ही क्षय होता है, और ना ही क्या होता है सर, क्षय होता है। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो ध्यान में रखेंगे सर लैवोजियर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, एनाटोनी लैवोजियर के द्वारा दिया गया। तो मेरे ख्याल से द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या है आप सभी समझ पाए होंगे। याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण को जब हम लोग संतुलित करते हैं किस लिए, तो सर द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का पालन करने के लिए। तो इस चीज को कहीं पे आप स्पेशल हिंट के रूप में याद रख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में कई सवाल पूछे जाते हैं। याद रखिएगा लास्ट में हम पीवाईक्यू भी करेंगे, जो आपकी एलपी टेक्नीशियन एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रुप बी, जेईई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तभी जाकर के आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो क्या ध्यान में रखेंगे, एक स्पेशल हिंट कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित हम लोग किस लिए करते हैं, आप कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए करते हैं। आप कहिएगा कि चलो सर ये तो क्लियर हो गया, ये बताओ कि निश्चित अनुपात का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है। तो मेरे मित्र पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि निश्चित अनुपात का नियम जो है वो जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, आप सभी याद रखेंगे, जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। और जोसेफ प्राउस्ट ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि किसी भी यौगिक में उसके अवयवी तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, चाहे हम उस यौगिक को किसी भी स्रोत से क्यों ना प्राप्त करें। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले आप इस चीज को लिख लेंगे कि निश्चित अनुपात का नियम क्या कहता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि निश्चित अनुपात का नियम कहता है, निश्चित अनुपात का नियम कहता है कि यौगिक में उसके अवयवी तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, बोले तो एक निश्चित रेशियो में होते हैं। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ, मेरे मित्र अभी आप समझ जाएंगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें कि मान लीजिए ये हम गुणित अनुपात का नियम यहां से हटा देते हैं ताकि इसके एग्जाम्पल को आप समझ पाओ, और हम फिर लिख देंगे, आप परेशान मत होइएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब हमारा निश्चित अनुपात का नियम यह कह रहा है कि यौगिक में उसके अवयवी तत्व हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, तो ये क्या हुआ इसका मतलब, मेरे मित्र इसका मतलब ये हुआ कि ये H2O हमारा क्या है, आप कहेंगे यौगिक है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, आप कहेंगे यौगिक है। अब मेरे मित्र जल जो है इसके प्राप्ति के स्रोत तो कुछ भी हो सकते हैं, हम इसको प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया करके, या फिर हम चापाकल से भी निकाल सकते हैं। हम जो है इसी जल को नाले के पानी के रूप में भी तुलना कर सकते हैं, है तो जल ही। बिल्कुल सर। तो मेरे मित्र निश्चित अनुपात का नियम यह कहता है कि किसी भी यौगिक को आप कहीं से भी प्राप्त करो, उसके जो अवयवी तत्व हैं वो हमेशा एक निश्चित अनुपात में होंगे। आप कहेंगे फिर सर वाटर जो है ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो ये निश्चित अनुपात किसका होगा, मेरे मित्र इसके द्रव्यमान का होगा। आप सबों को मालूम है यहां पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसका जो ऑक्सीजन है वो कितना है, आप कहेंगे 1, तो सर ऑक्सीजन का एक परमाणु कितना होता है, 16, तो 2 एकम 2 और 2 अठे 16। मेरे मित्र H2O को आप किसी भी जगह से ले आओ, वाटर के आप किसी भी सैंपल की बात करो, हर जगह पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आपको कितना मिलेगा, 1:8 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1:8 मिलेगा। इसी तरीके से
कार्बन डाइऑक्साइड की आप बात कर लो तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सर 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आप कहेंगे सर होता तो 16 है, दूगो है तो 32 हो जाएगा। मेरे मित्र क्या होगा, 2 छाके 12, 16 दूना 32, फिर क्या कहोगे, 2 तिया 6, 2 अठे 16, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है, 3:8 है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मिला हुआ हो, आप इसको लैब में तैयार करो, किसी और रिएक्शन से प्राप्त करो, हमेशा इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में सर कार्बन और ऑक्सीजन भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होंगे, और यही रेशियो आपको सर किसी भी यौगिक में देखने को मिल सकता है, चाहे उसका स्रोत कुछ भी क्यों ना हो। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यौगिक में उसके अवयवी तत्व हमेशा क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं। और मेरे मित्र इसी को और बेहतर तरीके से आप कैसे कह सकते हो, आप सभी कह सकते हो या करके, यहां पे मैं या करके लिख दूं, आप सभी कह सकते हो कि यौगिक में उसके अवयवी तत्व, यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है, हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि ये जो निश्चित अनुपात का नियम है ये किसके द्वारा दिया गया, आप कहेंगे सर जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया। कहिएगा कि गुरुजी गुणित अनुपात का नियम क्या है, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर हम गुणित अनुपात के नियम की बात करेंगे, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, इंग्लिश में इसको हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। और आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाता है, तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है, वो हमेशा एक छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में होता है। आप कहेंगे सर इसको तो हमें लिखना पड़ जाएगा, बिल्कुल मेरे मित्र आप सभी इसको आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जब दो तत्व अभिक्रिया कर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, जब दो तत्व अभिक्रिया कर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है, जो छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में होता है। तो मेरे मित्र कोई भी आपसे ये पूछे कि गुणित अनुपात का नियम क्या है, तो आप इतना आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये थोड़ा सा अल्टर है, अल्टर कुछ नहीं है, बस समझने का फेर है। ध्यान दीजिएगा कि क्या कहा मैंने कि जब दो तत्व अभिक्रिया कर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जो सर दो तत्वों की अभिक्रिया से बने हैं। तो जब दो तत्व अभिक्रिया कर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं मेरे मित्र, तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है, वो क्या होता है सर, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में होता है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब दो तत्व अभिक्रिया कर एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है, जो क्या होता है, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में होता है। आप कहेंगे कैसे होता है, तो मेरे मित्र आप सभी यहां पे ध्यान देना। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में N2O की बात करें और साथ ही साथ NO की बात करें, तो आप अगर इसका अनुपात निकालोगे तो क्या कहोगे कि सर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं और एक परमाणु का द्रव्यमान 14, तो सर ये हो जाएगा 28, और ऑक्सीजन का एक परमाणु का द्रव्यमान 16, तो ये 28:16 यानी कि 28:16 हो जाएगा। अब यहां आओ कि सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है यहां पे, तो ये 14:16 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अब मेरे मित्र अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आप कहेंगे सर 14 दूना 28, 2 8 16, 2 7 14
और 2 चौका 8। क्या कहोगे कि सर यहां पे N2O में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सरल अनुपात 7:4 का आया। अब यहां पे अगर हम करेंगे तो 2 सत्ते 14 और ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2 अठे 16 हो जाएगा। अब मेरे मित्र यहां पे आप क्या देख रहे हो, आप यहां पे देख रहे हो कि सर जो हमारा अनुपात है वो 7:8 में आ रहा है, 7:8 में आ रहा है। और यहां पे जो हमारा अनुपात है वो कितना आ रहा है सर, 7:4 आ रहा है। इसी तरीके से आप कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो। चला, कार्बन का एटॉमिक मास आप कहेंगे सर 12 और ऑक्सीजन आप कहिएगा सर 32 नहीं होगा, चला 16 होगा, तो 12:16। अब यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो आप कहेंगे सर कार्बन तो 12 ही होगा और ऑक्सीजन क्या होगा सर 32 होगा। आप क्या देख रहे हो कि सर यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके 2 यौगिक बना रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हो रहा है कि सर एक तत्व का द्रव्यमान जो है वो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग कर रहा है। यहां पे क्या लिखा है आपने कि सर एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग करता है। तो मेरे मित्र जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान है यहां पे 16 और यहां पे 32 है, लेकिन वो दोनों ही जगह पे कार्बन के सर 12 ग्राम के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक का निर्माण करता है तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ जो अभिक्रिया करता है या संयोग करता है वो हमेशा एक सरल अनुपात में होता है। और मेरे मित्र अगर आप इसका सरल अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या कहिएगा कि सर 12:16 और 12:32। यहां पे हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहिएगा 2 छाके 12 हो जाएगा और ये 2 अठे 16, 2 तिया 6 और 2 चौका 8। सर सरल रेशियो हमारा 3:4 का आ गया। अब यहां पे अगर हम लोग इसको करते हैं तो 2 छाके 12 और 16 दूना 32। फिर क्या कहिएगा सर 2 तिया 6 और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 अठे 16। मेरे मित्र क्या है रेशियो 3:8। सरल अनुपात यहां पे भी आ गया। ध्यान में रखिएगा कि गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने करा, आप सभी कहेंगे सर जॉन डाल्टन ने करा। किसने करा, जॉन डाल्टन ने करा। तो कई बार यह सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन करा, आप कहेंगे सर डाल्टन ने। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये गैसीय आयतन का नियम क्या है। मेरे मित्र सबसे पहले तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गैसीय आयतन का नियम किसके द्वारा दिया गया, गैलुसेक के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, गैलुसेक के द्वारा दिया गया। एक मिनट यहां पे थोड़ा सा, गैलुसेक के द्वारा दिया गया, गैलुसेक के द्वारा दिया गया। अब इसको कैसे याद रखना है, तो मेरे मित्र अभी जस्ट आपने निश्चित अनुपात का नियम पढ़ा है कि यौगिक में उसके अवयवी तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। मेरे मित्र इसी चीज को फॉलो करते हुए गैलुसेक ने क्या कहा, गैलुसेक ने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो गैस का निर्माण होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो गैस का निर्माण होता है सर उसके आयतन का जो अनुपात होता है हमेशा सरल होता है। यह भी क्या है, तो सर एक प्रकार का निश्चित अनुपात का ही नियम है, लेकिन यहां पे द्रव्यमान को नहीं लिया जा रहा है, यहां पे किसको लिया जा रहा है सर, आयतन को लिया जा रहा है। तो बस यहां पे आप सबों को यह ध्यान में रखना है। अगर यह सवाल कर दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम निश्चित अनुपात के नियम को फॉलो करता है, आप कहेंगे सर जो गैसीय आयतन का नियम है यह निश्चित अनुपात के नियम को फॉलो करता है। किसने दिया, गैलुसेक ने दिया। और क्या बताया इन्होंने, तो सर गैलुसेक ने बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो गैस हमारा निर्मित होगा उसका आयतन के विचार से हमेशा क्या होगा सर, एक सरल अनुपात होगा, या आप कह सकते हो एक निश्चित अनुपात होगा। और यह चीज प्रत्येक गैस के लिए होगी। तो आप कहेंगे कि सर ये तो निश्चित अनुपात के नियम के जैसा ही है, इसमें हमको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। चला, अब एवोगाड्रोस नियम की बात कर रहे हैं। तो मेरे मित्र यहां पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एवोगाड्रो ने बताया कि दाब एवं ताप नियत हो, दाब एवं ताप क्या हो, कांस्टेंट हो, दाब एवं ताप क्या हो, कांस्टेंट हो। तो मेरे मित्र तो प्रत्येक गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होगी। निश्चित आयतन में क्या होगी, अणुओं की संख्या
समान होगी। ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा और नाम से ही स्पष्ट है किसने इसको दिया। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका जो प्रतिपादन है वो एवोगाड्रो ने करा। किसने करा? एवोगाड्रो ने करा। तो कोई भी आपसे पूछे कि एवोगाड्रो नियम क्या है तो आप कहेंगे दाब एवं ताप अगर क्या हो, नियत हो, तो प्रत्येक गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगी? आप सभी कहेंगे गुरुजी समान होगी। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे मित्र अगर हम लोग 2 लीटर ऑक्सीजन गैस की बात करें और 2 लीटर नाइट्रोजन गैस की बात करें तो दोनों में जो अणुओं की संख्या होगी, अणुओं की संख्या होगी वो क्या होगी? आप सभी याद रखेंगे समान होगी। किसके अनुसार? सर एवोगाड्रोस नियम के अनुसार। तो मेरे मित्र जब भी आपसे सवाल करा जाए ये रासायनिक संयोग का नियम क्या है, आप कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया जिस नियम का पालन करती है रासायनिक संयोग का नियम कहलाता है। कितने हैं सर? 5। कौन कौन सा? तो सर जी द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, निश्चित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गैसीय आयतन का नियम गेलुसेक के द्वारा दिया गया जो कि किससे मैच करता है? तो सर निश्चित अनुपात के नियम का फॉलो करता है। बस यहां पे क्या है सर? आयतन एक निश्चित अनुपात में होता है। किसका? गैस का। एवोगाड्रोस नियम, दाब और ताप समान हो तो सर प्रत्येक गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या होगी? आप कहेंगे सर समान होगी। तो मेरे मित्र रासायनिक संयोग के नियम से संबंधित जो आपके लिए थ्योरी चाहिए वो आपका यहां तक में कंप्लीट हो जाता है। अब इससे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं जरा सा उस पर गौर फरमा लीजिएगा। मेरे मित्र सवाल आपके सामने है। कहा जा रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मेरे मित्रों ऑप्शन है स्थिर अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या कहोगे कि गुरुजी अभी जस्ट आप बताए हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसलिए सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र कंसेप्ट है तो क्या हमें ऑप्शन परेशान कर रही है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता ऑप्शन लगातार परेशान करती। याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। क्या कहता है? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है। मैंने आपको क्या बताया कि आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। तो जो सवाल करा जा रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण डैश के अनुरूप होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एवोगाड्रोस नियम, गैसीय आयतन का नियम, गुणित अनुपात का नियम। क्या कहोगे? सर द्रव्यमान संरक्षण के अनुरूप होता है। एवोगाड्रोस लॉ क्या है? आप कहेंगे सर समान ताप और दाब पर प्रत्येक गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। गैसीय आयतन का नियम आप कहेंगे गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है, गेलुसेक ने बताया। क्या बताया? कि अगर कहीं पे भी गैस उत्पन्न हो रहा है तो उसके जो आयतन होंगे वो हमेशा क्या होंगे? सरल अनुपात में होंगे। और गुणित अनुपात का नियम तो मेरे मित्र अभी जस्ट आप सबों ने डिस्कस ही करा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया? क्या कहोगे? सर जी जोसेफ प्राउस ने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया, जबकि एनाटोनी लेवोजियर ने क्या करा था? सर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन रूल का प्रतिपादन करा। रॉबर्ट बॉयल सर बॉयल्स लॉ का प्रतिपादन करा। चार्ल्स लॉ का प्रतिपादन करा, जो कि क्या है सर? गैसियस लॉ है। अगला है कि निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन, जोसेफ एल प्राउस्ट, एनाटोनी लेवोजियर, जॉन्स जैकब बर्जिलियस। क्या कहेंगे? सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? क्या कहोगे कि सर स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान होगा या वही समान तत्व होंगे जो हमेशा क्या होते हैं सर? एक निश्चित अनुपात में। इसीलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 मेरे मित्र आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डैश के नियम के साथ सहमति है। आप सभी कहेंगे सर लगातार समानुपात। ध्यान में रखिएगा कि लगातार समानुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित अनुपात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित अनुपात भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित अनुपात ज्ञात कीजिए। अमोनिया की बात की जा रही है चला, NH3
क्या कहिएगा सर? निश्चित अनुपात इसके द्रव्यमान के अनुसार निकालेंगे तो 14:3 होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, कमेंट करके नीचे बताइएगा कि मेरे मित्र अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, और साथ ही साथ अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि अमोनियम NH4 में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के विचार से अनुपात होगा वो क्या होगा। अगर आप सही मायने में सीखे हैं तो कमेंट करके सर इस दोनों का ही आंसर आप जरूर देना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात डैश होता है। मेरे मित्र यहां पे मैंने आपको दे दिया है। चलिए कैल्शियम ऑक्साइड में हम ये फॉर्मूला बदल देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है तो वो तो हमें बताना पड़ेगा। हम आपको एक कोई और अन्य दे देते हैं कंपाउंड, जिसका आप आंसर नीचे बताइएगा। मेरे मित्र आप जो है NaCl में बताइए कि कितना होता है, आंसर करके। अब यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुपात पूछा जा रहा है, तो मेरे मित्र कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, ऑक्सीजन का आप कहेंगे सर 16। तो भाई मेरे आप सभी क्या कहोगे कि गुरुजी 8 पंच 40 और 8 दूना 16, ये हो जाएगा हमारा 5:2। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में उपस्थित होते हैं। आप कहेंगे सर हमेशा 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होंगे। तो आप सभी कहेंगे सर 14:3 अमोनिया की बात की जा रही है, अमोनियम की बात करता तो सर चीजें बदल जाती है। तो मेरे मित्र इस तरह के सवाल आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर आपके पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का बस ये बेसिक कंसेप्ट मालूम है तो मेरे ख्याल से आप इस टॉपिक से पूछे जाने वाले सवाल में कभी नहीं फंसेंगे। साथ ही मेरे मित्र आप सबों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी ALP एंड टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा के लिए अपने साइंस को बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करना चाहते हैं, और वो भी सर आप ऐसे बैच की तलाश में है जिसमें आपका जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हुआ पड़ा हुआ हो, रिकॉर्डेड मोड में अवेलेबल हो, और आप उसको अपने समय रहते जल्दी से जल्दी सारी चीजों को कवर कर पाओ, तो आप सभी का स्वागत रहेगा ALP एंड टेक्नीशियन कॉम्बो बैच में। मेरे मित्र ये जो कॉम्बो बैच है ये रिकॉर्डेड है, ध्यान में रखिएगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री की सिलेबस जो है वो ऑलमोस्टली कंप्लीट हो चुकी है, और जो बायोलॉजी है उसमें आपको मंडे टू फ्राइडे क्लासेस मिलती है। तो अभी आपके पास 1 से 1.5 मंथ का समय भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा है। तो जैसे ही आप इनरोल होते हैं आप लगातार उसके वीडियोस को देखेंगे, आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। बायोलॉजी आप पढ़ते रहेंगे हमारे साथ, सर उसका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। और मेरे मित्र थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पे इसमें विशेष फोकस किया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस बैच से बाहर किसी और तरह के कंटेंट की जरूरत पड़ेगी, अगर आप सही मायने में जीरो से लेकर के एडवांस तक चीजों को समझना चाहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, चूंकि समय कम है इसलिए आप इसको रिकॉर्डेड पे ज्यादा प्रिपेयर करेंगे, ताकि आपका जो समय है बचत हो पाए। ऑलरेडी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी को समय देना बहुत ही सर अपने आप में क्या होती है सर, आप कह सकते हो टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा काबिलियत होती है। साथ ही अगर आप इस बैच से संबंधित किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहते हैं मेरे मित्र, तो आप सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा सर 9065970477। ध्यान में रखेंगे, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। ये बैच आपको कहां मिलेगा? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये छोटा सा सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।